हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 से। एग्जाम्पल 11th और एग्जाम्पल 19th हमारे पेंडिंग थे। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने ये छोड़ दिए थे। तो अभी आज हम पहले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सारे कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल 11 रीड आउट करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2 फार्मर्स रामकिशन एंड गुरुचरण सिंह कल्टिवेट्स ओनली 3 varieties of rice, namely बासमती, परमल एंड नोरा। तो भाई 2 फार्मर्स हैं, रामकिशन और गुरुचरण सिंह नाम है उनका, और ये 3 तरह के चावल की खेती करते हैं, बासमती, परमल और नोरा। तो 3 तरह के चावल ये लोग जो हैं उगाते हैं। द सेल इन रुपीस ऑफ दीज वराइटीज़ ऑफ राइस by both the farmers in the month of September and October are given by the following matrices A and B। तो अब नीचे हमें 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B, और हमें इसमें इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, सेल्स की इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। सितंबर की इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स A में दी है और अक्टूबर की इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स B में दी हुई है। तो सितंबर की जो सेल्स है वो मैट्रिक्स A में हमें गिवन है। यहाँ पे मैट्रिक्स A में हमें यहाँ पे सेल्स गिवन है सितंबर की। तो यहाँ पे बासमती, परमल और नोरा तीनों राइस की सेल दी हुई है हमें। रामकिशन की अलग से दी हुई है और गुरुचरण सिंह की अलग से। ये सेल्स रुपीज़ में गिवन है। तो रामकिशन ने बासमती राइस जो है 10,000 रुपये की सेल की है सितंबर में, परमल की 20,000 की और नोरा राइस की 30,000 की। जबकि गुरुचरण सिंह ने सितंबर में कितने की सेल की है, सितंबर में उसने 50,000 बासमती राइस की सेल की है, 30,000 परमल राइस की सेल की है और 10,000 रुपीज़ नोरा राइस की सेल की है। अक्टूबर में अगर देखें तो रामकिशन ने बासमती राइस की 5,000 रुपीज़ सेल है, परमल की 10,000 और नोरा राइस की 6,000 रुपीज़ है। गुरुचरण सिंह ने अक्टूबर में जो सेल की है वो बासमती राइस की 20,000 है, परमल राइस की 10,000 है और नोरा राइस की 10,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये सेल्स हमें दोनों मंथ्स की गिवन है। सितंबर की सेल्स मैट्रिक्स ए में दी हुई है और अक्टूबर की सेल्स मैट्रिक्स बी में दी गई है। अब नीचे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ध्यान से। क्वेश्चन है फाइंड द कंबाइंड सेल्स ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर फॉर द ईच फार्मर इन ईच वैरायटी। तो हर फार्मर के लिए हर वैरायटी का हमें क्या निकालना है, कंबाइंड सेल निकालना है। मतलब सितंबर और अक्टूबर का जो सेल्स है उसको कंबाइन कर देना है। तो ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली हमें समीशन जो है ये मांग रहा है हमसे, मतलब ये हमसे A+B मैट्रिक्स मांग रहा है। ठीक है, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, एडिशन मैंने सिखाया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर क्या है, A+B मैट्रिक्स निकाल देना है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन समझना है। यहाँ पे कोई लैंग्वेज वो चेंज करके भी थोड़ी सी दे देगा, तो हमें बात समझ में आनी चाहिए। उसने यहाँ पे क्या बोला था, फाइंड कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर। तो कंबाइंड सेल्स कैसे निकालूंगा, A मैट्रिक्स में सितंबर की सेल्स है, B मैट्रिक्स में जो है अक्टूबर की सेल्स है। तो दोनों सेल को कंबाइन करने के लिए क्या करूंगा, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दूंगा, A+B निकाल दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट का आंसर आएगा। सेकंड हमारा क्या है, फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। तो सितंबर से अक्टूबर में जो सेल्स गिर गई है ना, डिक्रीज हो गई है, वो निकाल के बतानी है। अब इधर देखो ध्यान से, रामकिशन जो है सितंबर में बासमती राइस की 10,000 की सेल की थी इसने, जबकि रामकिशन ने अक्टूबर में बासमती राइस की 5,000 सेल की। तो इसकी सेल्स डिक्रीज होगी ना, 5,000 रुपीज़ डिक्रीज हो गई। अब ये डिक्रीज मैंने कैसे निकाला कि 5,000 सेल मेरी जो है गिर गई, कैसे निकाला मैंने, 10,000 माइनस 5,000, यही तो किया ना मैंने, 10,000 माइनस 5,000। तो इसका मतलब डिक्रीज इन सेल कैसे निकलेगा, मैट्रिक्स A माइनस मैट्रिक्स B कर दूंगा मैं। ठीक है, तो डिक्रीज इन सेल आ जाएगा हमारे पास। तो A-B निकालना है हमको, यहाँ पे क्या निकालना है, A-B। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में A-B निकालना है हमको। ठीक है, तो ये बात भी समझ में आ गई होगी। फर्स्ट पॉइंट में A+B था, सेकंड पॉइंट में A-B है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इफ बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। अब वो कह रहा है अगर हर फार्मर को 2% जो है प्रॉफिट रिसीव होता है ग्रॉस सेल्स पे, तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट निकाल के बताना है दोनों फार्मर्स के लिए अक्टूबर महीने की सेल्स का। ठीक है, अक्टूबर का, सिर्फ अक्टूबर की इन्फॉर्मेशन से हमें उनको प्रॉफिट निकाल के बताना है कि अक्टूबर में उनको कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो देखो भाई, थर्ड पार्ट में अब जो हमें क्वेश्चन गिवन था वो क्या था कि हमें सेल्स दी हुई है अक्टूबर की सेल्स गिवन थी हमको। हमें प्रॉफिट बताना था कि भाई रामकिशन को और गुरुचरण को प्रॉफिट कितना हुआ अक्टूबर के मंथ में ईच टाइप के राइस पे।
तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट का रेट गिवन था, प्रॉफिट कितना था यहाँ पे 2%, ठीक है, 2% का उनको प्रॉफिट होता है, 2% का। तो 2% का मतलब हो गया 2/100, लिख सकता हूँ ना मैं 2/100। अब 2/100 का मतलब हो गया 0.02, 0.02। तो जितनी भी उन्होंने सेल्स की है उसमें से 2% उनको प्रॉफिट हुआ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि भाई रामकिशन ने अक्टूबर के मंथ में बासमती राइस की 5000 की सेल की है, तो उसको प्रॉफिट कितना होगा, 5000 इंटू 0.02 कर दूंगा तो आ जाएगा उसका प्रॉफिट, ऐसे ही आएगा ना। और ऐसे ही मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो परमल राइस का प्रॉफिट आएगा उसका, फिर 6000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो नौरा राइस का प्रॉफिट आएगा। इसका मतलब सारे के सारे ये वाले अमाउंट्स को अगर मैं 0.02 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा, यही होगा ना। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो देखो भाई प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में निकाल के दिखाएंगे। प्रॉफिट फॉर अक्टूबर, तो अक्टूबर में प्रॉफिट कितना हुआ, तो देखो भाई, तो यहाँ पे मैं 0.02 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस पूरे मैट्रिक्स को। यहाँ पे 5000, 10,000 सॉरी, यहाँ पे 6000, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे 10,000। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, एक स्केलर को जब मैं सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लिकेशन के बाद देखते हैं क्या आता है भाई, 0.02 इंटू 5000 कितना आएगा, 100। ऐसे ही यहाँ पे 200 आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे कितना आएगा, 120। ऐसे ही आगे फिर यहाँ पे 400 आएगा, यहाँ पे 200 और यहाँ पे भी 200, ठीक है। ये हमारा बासमती जो राइस थे उनका प्रॉफिट आ गया, यहाँ पे परमल राइस का प्रॉफिट आ गया हमारा, यहाँ पे नौरा राइस का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। और ये वाला जो प्रॉफिट है फर्स्ट रो वाला, ये किसका है, रामकृष्ण का, रामकिशन। और सेकंड रो वाला जो प्रॉफिट है ये किसका है, गुरुचरण सिंह, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रॉफिट निकल गया। एग्जाम्पल नंबर हमारा 11th हो गया यहीं पे। अब देखो बच्चों एग्जाम्पल 19th क्या है। एग्जाम्पल 19th है, इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, a political group hired a public relations firm to promote its candidate in 3 ways: telephone, house call and letters। तो भाई एक विधानसभा इलेक्शन में एक पॉलिटिकल ग्रुप ने एक पब्लिक रिलेशन फर्म को हायर किया अपने कैंडिडेट्स का प्रमोशन करने के लिए, और उन्होंने प्रमोशन 3 तरीक़ों से किया, टेलीफोन कॉल्स के थ्रू, हाउस कॉल्स के थ्रू और लेटर्स के थ्रू। द कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट इन पैसे इज़ गिवन इन मैट्रिक्स ए। तो भाई जो कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट लगी वो उन्होंने मैट्रिक्स ए में दे रखी है। देखो मैट्रिक्स ए में टेलीफोन से होने वाली जो कॉस्ट थी वो कितनी दे रखी है, पर कॉन्टैक्ट 40 पैसे, तो पैसे में गिवन है ये कॉस्ट। ऐसे ही हाउस कॉल से होने वाली जो कॉस्ट इंकर हुई है मेरी हाउस कॉल पे, वो 100 पैसे पर कॉन्टैक्ट हुई है। एक बार अगर मैं किसी को कॉन्टैक्ट करूंगा तो 100 पैसे कॉस्ट इंकर होगी। ऐसे ही लेटर के थ्रू अगर मैं कॉन्टैक्ट करूंगा एक बार किसी पर्सन को तो 50 पैसे की मेरी कॉस्ट इंकर होगी। अब आगे हमें यहाँ पे गिवन है द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 cities X and Y इज गिवन बाय मैट्रिक्स बी, ठीक है। तो मैट्रिक्स बी हमें दिया है, यहाँ पे 2 सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन दी है, सिटी एक्स और सिटी वाई की इन्फॉर्मेशन दी है, और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स बताए हुए हैं। सिटी एक्स में टेलीफोन के थ्रू 1000 पर्सन को कॉन्टैक्ट किया मैंने। ऐसे ही सिटी एक्स में हाउस कॉल्स के थ्रू 500 पर्सनस को कॉन्टैक्ट किया, ऐसे ही लेटर के थ्रू 5000 पर्सन को। ऐसे ही सिटी वाई में देखें तो भाई टेलीफोन के थ्रू 3000 पर्सनस को, हाउस कॉल के थ्रू 1000 पर्सनस को और लेटर के थ्रू 10,000 पर्सनस को, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट बता रखा है कि भाई कितनी बार हमने कॉन्टैक्ट किया। आगे फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द ग्रुप इन द 2 cities X and Y। तो भाई दोनों सिटीज़ में कितना कितना खर्चा हो गया, अब ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको भी। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स ए और बी में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी। मैट्रिक्स ए में हमें कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट गिवन था इन पैसे, और मैट्रिक्स बी में हमें नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स गिवन थे कि भाई कितनी बार किस किस तरीके से कॉन्टैक्ट किया गया। तो सिटी एक्स में टेलीफोन के थ्रू 1000 टाइम कॉन्टैक्ट हुआ, जबकि सिटी वाई में 3000 टाइम। इसी तरीके से हाउस कॉल और लेटर का भी जो है हमें डाटा गिवन है। अब अगर मैं कॉस्ट निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगी,
तो भाई देखो ये कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट गिवन है, अगर मैं इसको कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो कॉस्ट नहीं निकल जाएगी क्या? अगर मैंने 1000 टाइम टेलीफोन के साथ कॉन्टैक्ट किया और 1 टाइम की कॉस्ट 40 पैसे है तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 40,000 पैसे कॉस्ट आ गई मेरे टेलीफोन से कॉन्टैक्ट करने की सिटी एक्स में। तो इसका मतलब कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, b इंटू ए निकालना पड़ेगा हमको, b इंटू ए। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो b मैट्रिक्स लिख देता हूँ मैं पहले यहाँ पे, b मैट्रिक्स, और b मैट्रिक्स को मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने b मैट्रिक्स लिख दिया और यहाँ पे मैं a मैट्रिक्स लिख देता हूँ, तो a मैट्रिक्स लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो चलो भाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो देखो ध्यान से 1000 इंटू 40 कितना आ गया, 40,000। तो ये बी ए तो वैसे का वैसे यहाँ पे आ जाएगा 40,000। तो ये 40,000 था, फिर यहाँ पे आ गया 500 इंटू 100 करेंगे, ठीक है। 1000 इंटू 40, फिर 500 इंटू 100, फिर 5000 इंटू 50, ठीक है। तो करते हैं भाई 500 इंटू 100 कितना आएगा, 50,000, और फिर ऐसे ही प्लस 5000 इंटू 50, तो 5000 इंटू 50 कितना आ गया, 2,50,000, 2,50,000। ऐसे ही 3000 इंटू 40 तो कितना आएगा, 3000 इंटू 40 1,20,000। 1000 इंटू 100 1 लाख, और 10,000 इंटू 50 तो 5 लाख। तो ये हमारी कॉस्ट आ गई सिटी एक्स की और सिटी वाई की। तो सिटी एक्स की कॉस्ट कितनी आई है, टोटल कर लेते हैं एक बार, टोटल कर लेते हैं। तो 40,000 प्लस 50,000 प्लस 2,50,000, तो ये आ गया 3,40,000 सिटी एक्स की कॉस्ट। ऐसे ही 1,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 तो 7,20,000 ये सिटी वाई की कॉस्ट आ गई, ठीक है। तो ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 19। तो देखो बच्चों 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं यहाँ पे एक बार। अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। तो भाई एक ट्रस्ट फंड है जिसके पास 30,000 रुपीज़ अवेलेबल हैं और ये 30,000 रुपये उनको 2 टाइप्स के बॉन्ड्स में निवेश करने हैं, इन्वेस्ट करने हैं। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। जो फर्स्ट टाइप का बॉन्ड है वो 5% इंटरेस्ट पे करेगा हमको पर ईयर, एंड द सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर। और जबकि जो सेकेंड वाला बॉन्ड है वो 7% का इंटरेस्ट हमें पे करेगा पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। अब वो कह रहा है भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करो और बताओ इस 30,000 को हम किस तरीके से इन दोनों तरह के बॉन्ड्स में डिवाइड करें। इसका मतलब कितना पैसा हम फर्स्ट टाइप के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें और कितना पैसा हम सेकंड टाइप के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें। इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ केस ए 1800, केस बी 2000। तो मैं आपको केस ए समझा रहा हूँ, आप केस बी खुद से करेंगे। पहले इसको लॉजिकली समझते हैं बात को। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई मैंने फर्स्ट जो बॉन्ड था मेरा, फर्स्ट टाइप का जो बॉन्ड था उसमें मैंने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। मुझे नहीं पता मैंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। तो मुझे बताओ जो सेकंड टाइप के बॉन्ड्स हैं उसमें मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूँगा। भाई टोटल मेरे पास 30,000 अवेलेबल है, तो 30,000 में से एक्स तो मैंने फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, तो सेकंड बॉन्ड्स में कितना करूँगा, 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि इतना इतना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया इन दोनों बॉन्ड्स में। अब बात यह है कि भाई जो मेरा फर्स्ट बॉन्ड था उसमें मैंने अमाउंट जो इन्वेस्ट किया वो एक्स था, इस पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 5% पर एनम, प्लस जो सेकंड वाला मेरा बॉन्ड था उसका अमाउंट था 30,000 माइनस एक्स, इस पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 7% पर एनम। और केस ए के हिसाब से टोटल इंटरेस्ट ये जो मेरा निकलेगा ये 1800 निकलना चाहिए। तो इस तरीके से मैं एक्स को कैलकुलेट कर सकता था इजीली इक्वेशन बना के। तो ये तो लॉजिकली हो गया, ठीक है, ऐसे लॉजिकली कर सकते थे। बट क्वेश्चन में लॉजिकली नहीं बोला, क्वेश्चन में बोला भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना पड़ेगा हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे अब कैसे करेंगे, तो देखो भाई सॉल्यूशन। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ, लेट ए बी द मैट्रिक्स representing, let A be the matrix representing
अमाउंट इन्वेस्टेड इन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ पे लेट कर लिया और इसमें मैं क्या चीज़ रिप्रेजेंट करूँगा कि भाई दोनों बॉन्ड्स में मैंने कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना देता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइप के बॉन्ड्स में x रुपीज़ इन्वेस्ट किए और सेकंड टाइप के बॉन्ड्स में y रुपीज़ इन्वेस्ट किए। अब यहाँ पे जो y रुपीज़ मैंने यहाँ पे माना है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि 30,000 माइनस x। ठीक है, तो आप चाहो तो डायरेक्टली 30,000 माइनस एक्स या फिर उसको y की फॉर्म में लिख सकते हो। बाद में मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा y की वैल्यू, एंड में जब सॉल्व करूंगा तो कितना लिख दूंगा, 30,000 माइनस एक्स लिख दूंगा मैं उसको। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स बना दिया मैंने। अब ये जो मेरा है यहाँ पे लिख देते हैं x क्या है मेरा, x है फर्स्ट बॉन्ड में कितना मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो टाइप 1 था ये, टाइप 1, और ये टाइप 2 बॉन्ड में मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। अब ऐसे ही मैं एक मैट्रिक्स बी लेट करता हूँ, लेट बी बी द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो अब मैं इंटरेस्ट शो करूँगा मैट्रिक्स बी में। अब एक बात देखना, जो मैंने मैट्रिक्स ए था वो मैंने रो की फॉर्म में बनाया, रो मैट्रिक्स बनाया, तो मुझे इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है ना आंसर निकालने के लिए। देखो मल्टीप्लाई तो करना था मुझे, x इंटू 5%, तो मैं ऐसे ही मेरे को यहाँ पे y इंटू 7%, तो मैं इसको जब मैं रो की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो सेकंड वाला मैट्रिक्स मुझे कॉलम की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको कॉलम की फॉर्म में लिखता ए को, तो फिर मैं बी मैट्रिक्स को रो की फॉर्म में लिखता। ठीक है, क्योंकि मुझे मल्टीप्लिकेशन 2 मैट्रिक्स का मेरा पॉसिबल तभी हो पाएगा। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले पे मुझे 5% का इंटरेस्ट रिसीव होना था, सेकंड वाले पे 7%, तो ये टाइप 1 का लिख दिया मैंने और ये टाइप 2 का है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे टोटल इंटरेस्ट निकालना है, जो कि कितना, फर्स्ट केस में कितना होना चाहिए, 1800 होना चाहिए। तो देखो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, a इंटू बी शुड बी इक्वल टू कितना, 1800, यही होगा ना। तो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, xy इंटू 5% 7% इक्वल्स टू 1800। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों मैट्रिसेस का, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास x इंटू 5%, तो 0.05x, और प्लस y इंटू 7%, तो 0.07y, और इक्वल्स टू कितना आ गया, 1800 आ गया। अब यहाँ पे y की जगह मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा, 0.05x प्लस 0.07 इंटू वाई की जगह 30,000 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1800। तो अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व आप करेंगे और मुझे बताएंगे आंसर आया कि नहीं आया, आपका x की वैल्यू आई कि नहीं आई। इसके बाद जो b पार्ट है ये वाला, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, सेम इसी तरीके से होगा ये। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 20 रीड आउट करते हैं एक बार। 20 क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। वो कह रहा है कि भाई एक स्कूल का जो बुक शॉप है वहाँ पे केमिस्ट्री की किताबें कितनी है, 10 दर्जन। भाई एक दर्जन में कितनी बुक्स होती हैं, 12 बुक्स होंगे। ठीक है, एक दर्जन में कितनी बुक्स होंगी, 12 होंगी ना। तो 10 दर्जन में कितनी होंगी, 120। तो दर्जन में हमें जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वो गिवन है। ठीक है, डजन्स में गिवन है हमें इन्फॉर्मेशन। आगे है ऐसे ही फिजिक्स की कितनी डजन्स बुक है यहाँ पे, 8 डजन। 8 डजन का मतलब 8 इंटू 12 होगा। ऐसे ही इकोनॉमिक्स की बुक कितनी है, 10 डजन, तो 10 इंटू 12 होगा यहाँ पे। अब आगे है द सेलिंग प्राइस आर 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़ ईच रिस्पेक्टिवली। अब देखो भाई यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ईच की दी है, मतलब एक एक किताब की दी है। जो बुक्स दी थी हमें वो डजन्स में दी हुई हैं, नंबर ऑफ बुक्स गिवन नहीं है, डजन्स में गिवन है बुक्स। लेकिन जो सेलिंग प्राइस दिया है वो कैसे गिवन है, 80 रुपीज़ पर बुक, 60 रुपीज़ पर बुक और 40 रुपीज़ पर बुक। तो भाई जो हमारी बुक्स थी ना, हमें उनको नंबर ऑफ बुक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 इंटू 12 करना पड़ेगा, 8 इंटू 12 करना पड़ेगा, और ऐसे ही फिर 10 इंटू 12 करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स के केस में।
अब आगे है फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो भाई अब ये तो आप वैसे भी नॉर्मली बता देंगे कि भाई अगर 120 किताबें केमिस्ट्री की बिकेंगी और एक एक किताब 80 रुपये की है तो कैसे निकलेगा, मल्टीप्लिकेशन होकर निकलेगा। तो आप दो मैट्रिक्सेस बनाएंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 19 में किया था, मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उनका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क में करेंगे आप लोग। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 और 22 क्या है हमारा, एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 into n, 3 into k, 2 into p, n into 3 and p into k respectively. Choose the correct answer in the exercise 21 and 22. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमें इस तरीके से दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस हैं x, y, z, w और p। ठीक है, ये 5 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और इनके ऑर्डर हमको गिवन है। जो मैट्रिक्स x है इसका ऑर्डर 2:n दिया हुआ है, मैट्रिक्स y का ऑर्डर गिवन है 3:k, z का भी ऑर्डर गिवन है, z का ऑर्डर क्या दिया हुआ है n into 3, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है 2 into p, w का ऑर्डर दिया हुआ है n into 3 और p का ऑर्डर p into k। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। तो नीचे कुछ ऑप्शंस हमें गिवन है, तो यहाँ पे हमें ये गिवन है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई जो है इन पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, एन के और पी पे क्या रिस्ट्रिक्शन होगी अगर मैं पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई कर दूंगा तो। अब देखो ध्यान से समझो पहले इस बात को, पी वाई मतलब मैट्रिक्स पी को मैट्रिक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, मैट्रिक्स पी को मैट्रिक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बात यहाँ पे है कि जब मैं पी मैट्रिक्स पी को मल्टीप्लाई करूँगा तो मैट्रिक्स पी का ऑर्डर क्या है पी इंटू के, और मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा वाई से तो वाई का ऑर्डर क्या है 3 इंटू के। फिर ऐसे ही प्लस वैसे क्या वैसे डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर n इंटू 3 और y मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 इंटू के। अब एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि भाई यहाँ पे जब मैं इस मैट्रिक्स को फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो फर्स्ट मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगी, मतलब k किसके बराबर होगा 3k। और ऐसे ही मैंने बताया था जब पी वाई जो हमारा निकलेगा ना, पी वाई जो पी वाई हमारा निकलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, देखो पी वाई का ऑर्डर क्या होगा, जो पी वाई निकल करके आएगा हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा पी इंटू के, यही बताया था ना मैंने पी इंटू के। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर होगा पी इंटू के। ऐसे ही अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम बात, देखो 3 तो 3 के इक्वल है ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा यहाँ पे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद डब्ल्यू वाई, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा n इंटू के, n इंटू के। अब देखो मैं इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूँ, ऐड, ठीक है ऐड कर रहा हूँ। भाई ऐड तभी हो सकते हैं दो मैट्रिक्स जब उनका ऑर्डर सेम हो, जब उनका ऑर्डर क्या हो सेम होगा तभी तो होंगे ना। अब ऑर्डर कैसे सेम होगा, ऑर्डर कब सेम होगा, ऑर्डर तो तभी सेम होगा जब पी के किसके बराबर होगा एन के बराबर होगा, पी के शुड बी इक्वल टू एन के, तो पी के किसके बराबर होगा एन के से के सो कैंसिल हो गया यहाँ पे के से के, तो पी इक्वल्स टू एन आ गया। ठीक है, तो देखो यही यहाँ पे हमारा ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, के की वैल्यू देखो क्या आई थी, के की वैल्यू 3 और पी इक्वल्स टू क्या होगा एन होगा। ठीक है, ये दो बातें तो देखो ऑप्शन 1 में दे रखी है ये दो बातें, ऑप्शन ए में के इक्वल्स टू 3 एंड पी इक्वल्स टू एन। ठीक है, तो ये हमारा सही ऑप्शन है, ये रिस्ट्रिक्शन है हमारी। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 क्या गिवन है, इफ n इक्वल्स टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। तो कह रहा है भाई ये वाला जो मैट्रिक्स आएगा ना हमारा 7x माइनस 5z करने के बाद उसका ऑर्डर बताओ। सबसे पहली बात, जो मैट्रिक्स x था मेरा जो क्वेश्चन में गिवन था उसका ऑर्डर क्या गिवन था मुझे 2:n, और जो मैट्रिक्स मुझे z गिवन था क्वेश्चन में z का ऑर्डर क्या था 2 इंटू पी। ठीक है, ये ऑर्डर थे मेरे मैट्रिक्स का, ये ऑर्डर दे रखा था मुझे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, मुझे निकालना क्या था 7x माइनस 5z।
अब हमने एक बात पढ़ी थी कि भाई जब हम किसी स्केलर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या उस मैट्रिक्स के ऑर्डर में कोई बदलाव आता है? तो नहीं आता। मैं 7 को एक्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा एक्स मैट्रिक्स का? नहीं होगा। बस वो 7 सारे के सारे रिस्पेक्टिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, बस इतना ही तो होगा, ऑर्डर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब भाई जो x का ऑर्डर है वही 7x का होगा, तो 7x का ऑर्डर भी क्या होगा? इसका ऑर्डर भी 2 × n होगा, बीच में माइनस वैसे क्या वैसे, ऐसे 5z का ऑर्डर भी वही होगा जो z का ऑर्डर था, मतलब ये 2 × p होगा ये वाला ऑर्डर, ठीक है, इसी तरीके से होगा ना। अब बात यह है कि भाई मैं इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स लेस करूँगा, और लेस मैं तभी कर सकता हूँ जब ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम हो तभी लेस हो पाएगा। मतलब 2 × n शुड बी इक्वल टू 2 × p, 2 × p, तो 2 से 2 कैंसिल, n इक्वल्स टू क्या हो गया? p हो गया, यहाँ पे n p के बराबर हो गया, ठीक है। अब एक बात समझना ध्यान से, एक और बात, ऑर्डर तो इक्वल हो गया, तो n p के बराबर हो गया, n p के बराबर हो गया, तो n p के बराबर हो गया। अब इसका मतलब ये देखो 7x वैसे क्या वैसे, 2 × n वैसे क्या वैसे। अब जहाँ पे मेरे को मैंने p लिखा हुआ है वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ n लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे भी मैं, यहाँ पे भी n लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो 2 × p की जगह भी मैंने क्या लिख दिया? 2 × n लिख दिया। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर है, बी पॉइंट यहाँ पे आंसर है हमारा, कि ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा 2 × n, ठीक है, 2 × n। हालांकि देखो ऑप्शंस में मेरे को ये अवेलेबल होता, अगर मैं n की जगह p भी लिख सकता था, 2 × p भी हो सकता था आंसर, बट ऑप्शन में कहीं पे गिवन नहीं है 2 × p, ठीक है, 2 × p कहीं पे गिवन नहीं है। p × 2 जो है वो अलग हो जाएगा ना, इसमें रोज p हो जाएंगी, कॉलम्स 2 हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें तो 2 × p चाहिए था, वो है नहीं ऑप्शन में, तो इसीलिए मैंने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया? मैंने 2 × n वाला ऑप्शन जो था वो सही था, ये मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया। तो स्टूडेंट्स आज होमवर्क अब आपका ये है कि जो जो चीज़ें मैंने अब तक पढ़ाई हैं ये रिवीजन करनी है आपको, और जितने भी डाउट्स होंगे वो सब आपको पूछने हैं मुझसे, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा।